तो नेपाल की बात करें दोस्तों, कल फाइनली नेपाल की नई सीएम ने इस्तीफा वहाँ पर एक शपथ ले ली है। सुशीला कर्की जी पूर्व न्यायाधीश रह चुकी हैं, पूर्व उनकी चीफ जस्टिस रह चुकी हैं उस देश की वो, और ऑफ कोर्स उनका नाम जाना जाता है करप्शन के खिलाफ जांच करने में। जी हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत उन्होंने जांच की थी, बहुत लोगों को सजा दी थी, तो एक जनता में इमेज थी कि हाँ ये लेडी करप्शन के खिलाफ खड़ी हो सकती है, कोई पॉलिटिकल इसका बैकग्राउंड नहीं है, कोई राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात नहीं रखती हैं ये, तो निश्चित तौर पर इनकी छवि बहुत ही छवि थी और इस कारण जैन जी या जो वहाँ के प्रोटेस्ट करने वाले थे उन्होंने इसको समर्थन किया। आइए बात करते हैं पूरे नेपाल के इस मामले की, क्या हुआ नेपाल के अंदर। दोस्तों देखिए, नेपाल की बात करें तो नेपाल में पहले जानिएगा घटनाक्रम सुनिएगा आराम से। नेपाल में 19 देश की बात करें हम लोग 1900 से लेकर या उसके पहले से लेकर यहां पर एक राजतंत्र चला करता था। राजतंत्र था दोस्तों। राजतंत्र किस प्रकार का था? यहाँ पर राजा सब कुछ देखता था, वही सब कुछ हेड था यहाँ का। हमारे देश की आज़ादी हुई, भारत का संबंध स्थापित तो नेपाल और भारत की ट्रीटी हुई, तब भी राजा त्रिभुवन की बात करें, राजा महेंद्र की बात करें, जो भी राजा रहे उनके संबंध अच्छे रहे भारत के साथ, दो राय नहीं है। कभी संबंध में खटास आई भी, लेकिन ओवरऑल संबंध अच्छे रहे। नेपाल ने आपको याद होगा ब्रिटिश सरकार संबंध बनाए थे कब? 1814-15 के आसपास। ये संगोली की संधि हुई थी ब्रिटिश और नेपाल के बीच में, संगोली की संधि, और इस संधि के बाद ही नेपाल और भारत के संबंध बेहतर हो पाए थे। और नेपाल मुझे कहना चाहिए ब्रिटिश नेपाल के साथ, ब्रिटिश भारत के साथ संबंध नेपाल के अच्छे हो पाए थे दोस्तों। ठीक है, तो 1814-15 की संधि दोस्तों, उसके बाद नेपाल के साथ संधि हमारी हुई, जिससे हमने नेपाल से क्या लिया दोस्तों? उत्तराखंड का एक इलाका, कुमायूं गढ़वाल का इलाका। अंग्रेजों क्या मिला? सिक्किम का इलाका, राजा अलग हो गए यहाँ से, यानी कुल इलाके, कुछ इलाके मिले नेपाल से हमको। ये बात है दोस्तों संगोली की संधि के तहत 1814-15 की। ठीक है, तब से नेपाल के ब्रिटिश हुकूमत के साथ संबंध सामान्य हो गए, कोई समस्या नहीं आई। ठीक बात है। लगभग 200 सालों तक यहाँ ये व्यवस्था चलती रही आराम से। हमारा देश आजाद हो गया, नेपाल संबंध हमारे भी अच्छे हो गए दोस्तों। चल, लेकिन यहाँ पर लोगों के मन में असंतोष था, कहीं ना कहीं आसपास लोकतंत्र पनप रहा था और इस देश में लोकतंत्र नहीं था। तो फाइनली राजा ने जनता के दबाव में आते आते 1990 में यहाँ पर संसदीय राजतंत्र कर दिया। संसदीय राजतंत्र मतलब संसद भी बना दी यहाँ पर। संसद में पीएम होता था और देश का संसदीय राजतंत्र बोलते हैं इसको हम लोग। जैसे ब्रिटेन में है दोस्तों, आपको याद होगा ब्रिटेन में भी हम लोग संसदीय राजतंत्र बोलते हैं। वहां क्वीन किंग होते हैं और साथ में संसद भी होती है। लेकिन वहां पर चूंकि संसद का पावर ज्यादा था, लेकिन 1990 में संसद बनाई गई यहाँ पर, उसका कार्यकाल बहुत सीमित टाइप का था, मतलब वो बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे। राजा जब चाहता पीएम को हटा सकता था, राजा जब चाह सांसद को हटा सकता था, संसद में अपने लोग भर सकता था। तो संसद थी, लेकिन एक नाम मात्र की संसद थी, राजा ही सब कुछ अधिकार रखता था। ठीक बात है। यहां पर राजतंत्र को हटाने के लिए जो असंतोष उभरा था, उसका इस संसदीय राजतंत्र से बहुत भरोसा नहीं था। वो इस संसदीय राजतंत्र को पसंद नहीं करता था। उसे कहना था कठपुतली है संसद तो यहाँ पर। तो असंतोष को एक आवाज मिली, एक क्रांति के रूप में, जिसको वहां की माओवादी क्रांति या वहां की लेफ्टिस्ट क्रांति का नाम दिया गया। ठीक है, असंतोष ने जन्म दिया क्रांति को। जो गरीब वर्ग था वो राजा से और राजा के परिवार से परेशान था, उसको लगता था राजतंत्र को हटा देना चाहिए, तब देश में शांति आएगी। तो 1990 का दशक आते आते नेपाल में संसद के खिलाफ, नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ एक क्रांति उभरी, जिसे हमने माओवादी क्रांति कहा, जिसे हमने लेफ्टिस्ट क्रांति कहा। इस क्रांति को लीड कर रहे थे कुछ माओवादी नेता, जिनमें से एक आता है प्रचंड का नाम, पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड, पुष्प कुमार दहल उर्फ प्रचंड, और एक नाम आता है दोस्तों बाबूराव भट्टाराई और केपी ओली। ये सब लेफ्टिस्ट नेता ही थे सारे के सारे ये। तो ये सब जो बाबूराव भट्टाई थे, बाकी अन्य नेता लेफ्टिस्ट नेता थे दोस्तों यहाँ पर, जो लगातार राजा के खिलाफ बोल रहे थे, संसद के खिलाफ बोलते थे। चलिए कोई बात नहीं। ये प्रोटेस्ट बढ़ता गया, हिंसा बढ़ती गई, इनकी लगातार हिंसा बढ़ती गई और हिंसा को दाव पाने में संसद फेल रही। यानी इस देश में एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था अगले 10 सालों तक। ऑलमोस्ट 1995 से लेकर 2005 के बीच में इस देश में क्रांति चलती रही। संसद बनाम माओवादी क्रांति, लेफ्टिस्ट क्रांति बनाम राजतंत्र चल रहा था। यानी जो एक संसदीय राजतंत्र था, संसद कठपुतली थी और राजा था यहाँ पर, इसके खिलाफ एक
क्रांति चल रही थी वामपंथी दलों की, माओवादियों की। ठीक बात है, हिंसा हो रही थी बकायदा, इसके अंदर लोग मर रहे थे। चलिए अब इस घटनाक्रम थोड़ा आगे चलते हैं। इसी घटनाक्रम में, इसी बीच में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ 2001 में। 2001 में क्या हुआ दोस्तों, नेपाल में राजतंत्र जो राजतंत्र था वहां पर किसी बात को लेकर आंतरिक कलह पैदा हुआ। विशेष करके राजकुमार धीरेन्द्र साहब थे, उनको लेकर एक कलह पैदा हुआ। परिवार में कलह ऐसा हुआ कि राजकुमार ने पूरे परिवार को गोलियों छलनी कर दिया। पूरा राज परिवार खत्म हो गया, राजा, उनकी रानी, उनके भाई, उनके बेटे सब खत्म हो गए। मतलब कत्लेआम हुआ, बिल्कुल बड़ा घटना थी। पूरा राज परिवार खत्म हो गया रातों रात, पूरी सरकार को मार दिया गया, शॉर्ट ऑफ मार सकते हैं। 2001 का बड़ा संकट था नेपाल का। लेकिन उस समय राजतंत्र के एक दूसरे भाई थे, राजा ज्ञानेंद्र, जो उनके कजिन थे राजा के, उनको राजा बनाया गया। कोई और था नहीं परिवार में, क्योंकि तो राजा ज्ञानेंद्र राजा बने। लेकिन राजा ज्ञानेंद्र जनता को लोकप्रिय नहीं थे, जनता में बिल्कुल पसंद नहीं थी उनकी। कारण था राजा ज्ञानेंद्र विदेशों में रहते थे, हमेशा ज्ञानेंद्र विदेशों में रहते थे, कजिन थे, डायरेक्ट लिंक भी नहीं था उनका राज परिवार के साथ, कोई लग्जरी लाइफ जीते विदेशों में रह गए। एकाएक उनको राजा बना दिया गया, विदेशों से लाकर देश में रख दिया गया और कहा तुम राजा हो कल से। तो जनता को लगा कुछ तो गलत हो रहा है, इवन संसद की पार्टियों को लगा कुछ तो गलत हो रहा है। तो संसद ने हाथ मिलाया, संसद की पॉलिटिकल पार्टीज ने लेफ्टिस्ट के साथ। चलो एक काम करते हैं, अब इस राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ क्रांति करते हैं। जी हाँ, तो इस देश में एक और क्रांति हुई यहां पर। तो अब राजा ज्ञानेंद्र बनाम ऑल पार्टीज, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, कांग्रेस हो, नेपाली कांग्रेस हो, सभी पार्टी, ऑल पार्टी एक साथ आ गई बनाम राजा ज्ञानेंद्र के खिलाफ। राजा लिख दूं उनके आगे, अच्छा रहेगा। ये 2001 से 2005-06 तक क्रांति चलती है दोस्तों। 5-6 तक क्रांति चली है। पार्टियों ने कहा भैया पूर्ण लोकतंत्र चाहिए, अब यहां पर राजा वाजा नहीं चाहिए इस देश को सेकुलर नहीं, हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, कुछ की मांग थी यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित किया जाए, किसी वक्त संसद आ जाए यहाँ पर। लेकिन सबका मन था राजा हटे। क्रांति हुई, जन आंदोलन हुआ दोस्तों यहाँ पर, और राजा को फाइनली 2006 में आके हटना पड़ा। राजा और पॉलिटिकल पार्टी में समझौता हुआ, 7 पॉइंट फॉर्मूला पर साइन हुआ, जिसके तहत राजा ने यहाँ पर गद्दी छोड़ दी और फिर चालू हुआ इस देश में संविधान बनाने का सिलसिला। कोई समस्या नहीं है। अब सबको उम्मीद जागी यहां पर, ये जो यहां पैदा हो रहा था जेन जी समय, सन 2000 के बाद जो जेन जी कहते हैं इसको हम लोग आजकल, ये जो पैदा हो रही थी यहां पर, इसने नए नेपाल को देखा। इसने राजा को नहीं देखा, इसने राजतंत्र को नहीं देखा, इसने आम जनता का संघर्ष नहीं देखा, इसने वो नहीं देखा जो क्रांति थी। इसने ये देखा कि हाँ, अब देश हमारा संविधान बना रहा है, हमारे पॉलिटिकल पार्टी में संविधान तैयार कर रही हैं, सब एक से हैं इनके लिए। अब तक नेपाली कांग्रेस अलग थी, वो राजा के साथ चलती थी, लेफ्टिस्ट अलग थे, वो राजा के खिलाफ बोलते थे। 2006 में जो पैदा होकर क्या देख रहा है वो देख रहा है यार सब एक से हैं, सब एक साथ बैठे हैं, सब एक साथ संविधान बना रहे हैं। जी हाँ, ऑल पार्टी एक साथ आ गई यहां पर 2006 में आते आते, और 7 पॉइंट फॉर्मूले में कहा गया कि देश में संविधान तैयार किया जाएगा, उसके बाद यहां से राजतंत्र खत्म किया जाएगा, लोकतंत्र लाया जाएगा, इसके अंदर सारी बातें जो सोच सकते हैं यहां पर, वो अच्छी अच्छी बातें यहां कही गई। जनता को लगा अब दिन बदलेंगे, अब नया नेपाल आएगा। 2006 बीता, सबको लगा संविधान तैयार हो रहा है, जल्द तैयार हो जाएगा संविधान, राजा हट चुके थे। 7 बीता, 8 बीता, 9 बीता, 10 बीता, 11, 12, 13, 14, 15। 2015 में आके संविधान तैयार हुआ, 9 साल लगे संविधान तैयार करने में, जबकि भारत ने पूरा असिस्टेंस किया, भारत ने पूरी सहायता की बनाने में संविधान, जो भी, क्योंकि हमारा संविधान बनाने का एक अनुभव रहा है अच्छा खासा, एक्सपर्टीज हमारे पास, हमारे लॉ एक्सपर्ट हैं जो मदद कर रहे थे यहाँ पर। कुल मिलाकर हमने काफी सहायता की इनकी, यहाँ पर देशों ने मदद की, लोकतंत्र को संभालने का प्रयास किया। क्योंकि अब ये 9 साल जो थे 2006 से 2015 के बीच, जब लोकतंत्र नहीं था, जो संसद नहीं, तो चुनाव कैसे हो रहे थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो कहते हैं ना हम, संसदीय जो संवैधानिक सभा होती है वही रूल कर रही थी यहाँ पर। संविधान जो लोग बना रहे थे, जैसे इंडिया में था 1947 से 50 के बीच में था, इंडिया में जो संविधान सभा थी वो संसद थी अपने आप में, तो संविधान सभा ही यहाँ पर सब कुछ देख रही थी। और जब पॉलिटिकल पार्टी के लोग होते थे, अंतरिम पीएम भी होता था यहाँ पर। लेकिन 8-9 साल क्यों लगे संविधान बनाने में? क्योंकि सहमति नहीं बनी इनके बीच में किसी मुद्दों पर, बड़े मुद्दों पर सहमति। अब 7 पार्टियां अलग विचारधाराओं की, सहमति कैसे बनेगी? राजा हटाने के लिए कॉमन हो गए, सब एक साथ आ गए, बना लिया महागठबंधन। लेकिन अब राजा हट गया, अब क्या? अब तो अंतर दिखेंगे सबके अंदर। जी हाँ, तो संविधान बनाने को लेकर सब पार्टियों में अंतराल थे, और यहां इसी कारण से कुछ दिन कोई पार्टी संविधान सभा संभालती, कुछ साल कोई पार्टी संभालती, कुछ पार्टी कुछ साल संभालती। यानी हो क्या रहा था, इस दौरान भी 2006 से 15 के दौरान भी इस देश में कई पीएम देखे इस देश ने, इसके अंदर। जी हाँ,
चाहे वो आपके कोइराला साहब हो, देवबा साहब हो, बाबूराव भट्टाराई हो, कई पीएम, प्रचंड को बनाया गया पीएम कुछ समय के लिए, भैया आप संविधान सभा के हेड बन जाइए, बनाइए संविधान। 6 से 8 पीएम 9 साल में देखिए इस राष्ट्र ने, तब 2006 से 15 के बीच में संविधान बन रहा था। लोगों को लगा संविधान बन जाएगा, चुनाव हो जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा। संविधान तैयार हुआ 2014-15 में, संविधान तैयार हुआ, यहाँ का संविधान बना, लागू हुआ, नाराजगी फिर चालू हो गई लोगों की। किसी ने कहा मेरी ध्यान नहीं रखा, जो तराई के लोग थे उन्होंने कहा, मधेशियों ने कहा मेरा ध्यान नहीं रखा, नेपाल के युवा थे या नेपाल के जो राजा, जो बाकी जिले थे, राज्य थे, उन्होंने कहा हमको अलग थलग कर दिया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर संविधान बनने के बाद भी, संविधान तैयार तो हो गया लेकिन संविधान की स्वीकारोक्ति नहीं थी। यहाँ मधेशी जो तराई में रहते हैं, जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो तराई के इलाकों में रहते हैं, नेपाल, बिहार, यूपी के इलाकों में रहते हैं, उनको अलग नाराज थे। जो पहाड़ी लोग थे यहाँ पर, वो अलग नाराज थे संविधान बनने से कि मैं जगह नहीं दी गई, ये वो। महिलाएं अलग नाराज थी संविधान बनने से। तो कहीं ना कहीं संविधान से नाराज भी थे लोग। सबकी बात तो सुनी जा सकती, संविधान में कोई ना कोई वर्ग नाराज तो होगा, नाराज हुआ वर्ग, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर संविधान बनने के दौरान जो अस्थिरता रही और संविधान बनने के बाद जो संविधान से नाराजगी रही, वो नाराजगी, और फिर इस साल 2015 में संविधान बनके तैयारी हुआ था, लागू ही हुआ था कि नेपाल में बड़ी त्रासदी आ गई। वो था नेपाल का महाविनाशकारी भूकंप। उस भूकंप ने बची खुची अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। तो 2015 का जो भूकंप आया मई महीने में दोस्तों, बहुत विनाशकारी भूकंप था, हजारों लोग मारे गए, पूरे देश की इकोनॉमी खत्म हो गई, टूरिज्म खत्म हो गया पूरे देश का दोस्तों। यहां पर भूकंप आया दोस्तों, उसके बाद इस देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई। संविधान बना नहीं था तो एकता नहीं थी देश के अंदर। अब इस देश में क्या हुआ दोस्तों, सरकार है नहीं, सरकार पे लोगों का विश्वास है नहीं, भूकंप ने बर्बाद कर दिया लोगों को यहां पर। इसके चलते क्या हो रहा दोस्तों, इस जगह पर मुश्किल ये आ रही थी, देश में जो जनता थी वो और आर्थिक रूप से गरीब होती जा रही थी। यानी पहले संविधान बना, उसका जो प्रोटेस्ट चालू हुआ संविधान बनने के बाद, उससे पर्यटन खत्म हो गया। उसके बाद कुछ का सर भूकंप ने खत्म कर दी यहां पर। चलो, यानी इस देश ने क्या हुआ दोस्तों, जो नेता लोग थे, सरकारें आ जा रही थी, संविधान बन गया, लागू हो गया, चुनाव भी हो गए। चुनाव में 3 मुख्य पार्टियां, 4 मुख्य पार्टियां बनी दोस्तों। एक है नेपाली कांग्रेस यहां पर, एक है प्रचंड की पार्टी, माओवादी पार्टी जिसको हम कहते हैं दोस्तों, और एक है जो ओली की पार्टी थी यहां पर, ये ओली की पार्टी आपको दिख रही थी, और एक मधेशियों की पार्टी है दोस्तों। तो 4 पॉलिटिकल पार्टी यहां पर काम कर रही हैं, और ये चारों पॉलिटिकल पार्टी, या मेरे के तीन तो तीन ही है खैर, ये माओवादी पार्टी और ओली की पार्टी और नेपाली कांग्रेस, ये कोई इनका कोई स्थिरता नहीं है इनमें, ये अवसरवादी पार्टियां हैं। जब मन आता है इनका अपना बदल लेती है पाला यहां पर। जी हाँ, कभी किसी का मना है नेपाली कांग्रेस का, चलो या इसके साथ चले जाओ, इनको लगा नहीं इसके साथ चलते हैं, इसको पीएम बना देते हैं, कभी ये इसके साथ आ जाते हैं दोस्तों। यानी कोई विचारधारा नहीं है। अब सोचिए कल ऐसा हो जाए कि बीजेपी कांग्रेस मिला के सत्ता बना ले कहीं पर, हद हो गई यार। मतलब कोई आइडियोलॉजी तो रखोगे, कोई विपक्ष तो होगा देश में, जिसका जब मन आया चलो इससे बात नहीं बन रही, चलो इसके साथ चलते, अरे हद हो गई यार। तो इससे जनता काफी नाराज थी। जनता की नाराजगी के कारण ढूंढने बैठूं मैं अगर, तो कई कारण मिलते हैं मुझे। पहली बात, 2006 में सपना दिखाया गया था नया नेपाल का, 20 साल हो गया नया नेपाल नहीं बना अब तक, ये जनता नाराज थी। दूसरी बात, 2014-15 में संविधान लागू हुआ, संविधान में सभी को जगह नहीं मिली थी, तो संविधान से नाराजगी थी लोगों में। यहां पर संविधान जो व्यवस्था बनाई गई थी उससे नाराजगी थी। उसके बाद जो भूकंप और उसके बाद जो अर्थव्यवस्था खराब हुई, यहां पर भूकंप आया, उसके बाद जो अर्थव्यवस्था खराब हुई दोस्तों यहां पर, उससे जनता में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ रही थी कहीं ना कहीं। उसके बाद कोविड-19 एक बड़ा फैक्टर रहता है दोस्तों आजकल तो हर दस्ता। कोविड-19 ने इकोनॉमी खत्म कर दी, खासकर टूरिज्म इकोनॉमी थी इन लोगों की, तो इनकी तो टूरिज्म इकोनॉमी दोस्तों, और कोविड ने खत्म कर दिया पर्यटन यहाँ का दोस्तों, एक बड़ा असर पड़ा इनको। उसके बाद सरकारों की अस्थिरता, जिसका जो मन आ रहा है वो कर रहे हैं, और अस्थिरता से नाराजगी नहीं है, पीएम आए जाए लेकिन विचारधारा तो हो कम से कम, देश को गाइड तो कर सो कम से कम। जी हाँ, विचारधारा की समस्या थी यहां पर, कोई लीडर नहीं था, नेशनल लीडर जो पूरी जनता को एक साथ ले सके, तो विचारधारा लड़ाई थी अपने आप में यहां पर।
उसके अलावा दोस्तों कहीं ना कहीं जो नेपाल की सरकारें थी वो लगातार चीन कर रहा था बदलाव इनके अंदर, चीन मर्जी चला रहा था, कहीं ना कहीं आरोप लग रहा था भारत के ऊपर भी कि जनाब भारत भी यहां पर हस्तक्षेप करने का प्रयास करता है। नेपाली जनता को ऐसा लगता है कि भारत हस्तक्षेप करता है वहां की राजनीति में, वहां के सरकार में, और चीन तो करता ही है, हर कोई जानता है। तो ऐसे में चीन नेपाल यहां की संप्रभुता को नहीं मान रहे हैं, लगातार हस्तक्षेप कर रहे हैं इनके देश में, वो एक बड़ा बात था। और अल्टीमेटली दोस्तों देश में युवा बेरोजगार था, अर्थव्यवस्था खराब चल रही थी। आप सोच सकते हैं इस देश का 25% युवा देश के बाहर काम कर रहा है। डेटा दूं मैं आगाव, हर 4 में से 1 नेपाली युवा देश के बाहर है, इस समय देश के बाहर है, हर 4 में से नेपाली युवा। इस देश के जीडीपी का सोच सकते हैं, इस देश के जीडीपी का लगभग 20 से 30%, नॉट 20 से 43%, माफ कीजिएगा 43%, इस देश की जीडीपी का 43% रेमिटेंस यानी प्रेषण से आता है, बाहर से पैसा आता है। अब सोचिए बाहर से कल पैसा नहीं आएगा, बाहर से विचारधाराएं भी आएंगी, बाहर से कल्चर भी आएगा, बाहर से संस्कृति भी आएगी, जो नेपाल की पुरातन संस्कृति है, नेपाल की पुरातन चीजें हैं, उसको चैलेंज करेंगी, सम्मान का चैलेंज करेंगी, इस नेताओं को महान बनाने का चैलेंज हुआ दोस्तों। और युवाओं को, नई जनरेशन को इन सब कारणों ने परेशान किया, खासकर जो जेन जी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं तो 20 साल में हुआ है, उस पुरानी घटनाओं की बात ही नहीं कर रहा हूं, कल 20 साल में जो हुआ है इसने परेशान किया युवाओं को। और अंत में हथौड़ा मारा सरकार ने कब? जब सोशल मीडिया बैन कर दिया। सोशल मीडिया बैन करके क्या हुआ दोस्तों, आइए बात करें। क्योंकि सरकार की बहुत बुराई हो रही थी, समझ सकते हैं ना, इतने सारे कारण थे। जब इतने सारे कारण हैं तो सरकार की आलोचना बहुत थी सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया जहां खोले नेपाली सरकार का मजाक बनाया जा रहा है, मीम बनाए जा रहे हैं वहां के पीएम के ऊपर, वहां पर लगातार अवसरवादी कहा जा रहा है, उनको करप्ट कहा जा रहा है, उनको लगातार करप्शन था ही था सिस्टम के अंदर, अवसरवादी था मतलब करप्शन। सरकारें क्यों बदल रहे हैं वो लोग, कभी इनको समर्थन दिया उनको समर्थन, क्यों? करप्शन चलता रहे उनका। तो करप्शन से लोग परेशान थे, वही करप्शन कह लीजिए, अस्थिरता लिखा है मैंने उसको वहां पर, अस्थिरता से। अल्टीमेटली दोस्तों तो सोशल मीडिया पे मीम बनते थे नेताओं के खिलाफ, सोशल मीडिया पे लगातार के खिलाफ लिखा जाता था, जनता को गुस्सा दिलाया, जनता को आक्रोश पैदा करने का प्रयास किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं जनता को भड़काया जा रहा था राजनेताओं के खिलाफ एक संगठित तरीके से। ऑफकोर्स युवा थे, नाराज थे। सोचिए एक छोटा सा, मतलब आप कैसे कह सकते हैं, हमारे तो आप समझ सकते हैं, गेमिंग कम्युनिटी होती है, गेम खेलते हैं लोग उसके ऊपर। तो वहां पर नेपाल की जो गेमिंग कम्युनिटी है वो गेम में खेलती है, वो गेम कम खेलती है, उस चैट बॉक्स में डिस्कस करते हैं कि नेपाल का विश क्या हो रहा है, नेपाल कहां जा रहा है। युवा बैठा है ना, गेम कौन खेल रहा है? वो जेनजी वाले बच्चे खेल रहे हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि नेपाल किधर जा रहा है। वहां डिस्कस हो रहा है कि सरकार को हटा देना चाहिए, वहां डिस्कस हो रहा है कि यार क्रांति करनी चाहिए, वहां डिस्कस हो रहा है कि सोशल मीडिया कैसे रोल प्ले कर सकते, वॉट एवर डिस्कस कर रहे हैं वो लोग देश के ऊपर। हमारे डिस्कस करते हैं कि आप जानते हैं हमारे गेम में क्या होता है डिस्कशन, लेकिन वहां पर डिस्कस वो कर रहे हैं कि यार सरकार से कैसे मुक्ति पाई जाए। सरकार कुछ नहीं कर रही है, जी हां। तो इसने क्या किया दोस्तों, सोशल मीडिया ने मीम बनाना चालू किया, सरकार का मजाक बनाया। और सरकार का मजाक बनाना समझते हैं क्या होता है? जब सरकार का मजाक बनने लगता है तो सरकार को आप गंभीरता से नहीं लेते हैं, आप सरकार से डरना बंद कर देते हैं, आप सिस्टम से डरना बंद कर देते हैं। अगर आप सोचिए अपने देश के अंदर को मजाक उड़ाए किसी पीएम का या किसी विपक्ष के नेता का, तो क्या हुआ? धीरे धीरे हाँ ठीक है करते रहते हैं लोग, तो ऐसा आपके अंदर भय खत्म हो जाएगा। वही नेपाल में हुआ, संगठित तरीके से भड़काया गया जनता को, वहां पर भड़काया इन सेंस कोई ऑर्गेनाइज भड़काना नहीं था, लेकिन हाँ चर्चा हो रही थी देश के अंदर। इससे क्या हुआ दोस्तों, इससे जनता में असंतोष और बढ़ने लगा। अब इस असंतोष को दबाने के लिए सरकार ने क्या किया? बैन कर दिया सोशल मीडिया को, कि बैन कर दो, कारण कोई भी दिया, बैन कर दिया सोशल मीडिया। इस बैन करने से क्या हुआ, जनता के अंदर जो गुस्सा था, जो निकल जाता था ट्वीट करके या सोशल मीडिया पर एक गेमिंग पे चिल्ला कर, या भड़ास निकल जाती थी रील बनाकर, वो भड़ास निकलने का तरीका बंद हो गया। आप और हम तो बेहतर समझ सकते हैं दोस्तों, भारत में रहते हैं, इतिहास के छात्र हैं, पढ़ा होगा आपने कि अंग्रेजों ने जब 1857 की गदर के बाद जब भारतीयों में गुस्सा पनप रहा था, भारतीयों में गुस्सा बढ़ रहा था, पढ़े लिखे भारतीयों में गुस्सा बढ़ रहा था, अंग्रेजों ने क्या किया था? बना दी एक कांग्रेस कि जाओ पढ़े लिखे लोग बैठा करो, साल में 3 दिन हंगामा किया करो, गुस्सा निकाला करो, अखबार में आर्टिकल छापा करो, बस। कुछ ने कहा कि ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी थी अंग्रेजों की ना, पढ़ा होगा आपने, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। प्रेशर कुकर में से जो प्रेशर बन जाता है उसको निकालने के लिए वॉल्व होता है जिससे प्रेशर बाहर निकल जाए, प्रेशर फटे नहीं। तो उसी गुस्से का लीकेज, उस गुस्से को कम करने का तरीका होता है सोशल मीडिया। आज की डेट में लिखो भड़ास निकालो, हाँ निकल गई भड़ास, मैंने बोल दिया, मेरा काम खत्म। तो जनता के लिए सोशल मीडिया केवल सोशल मीडिया नहीं है, ये हमारी सरकार बहुत ढंग से जानती है, हमारी सरकारें ये हो या राज्य सरकारें जानती है सोशल मीडिया पर कहने दो जनता को, बनाने दो मीम।
वोट तो हमको मिलने वाला है। तो सरकारें कहती हैं बनाते रहो तुम मीम, यहाँ पर पीएम साहब को, सीएम साहब को, विपक्ष के नेता को असर नहीं पड़ता, बनाते रहो मेरे ऊपर तुम मीम। बैन नहीं करना सोशल मीडिया को। बैन करने से क्या हुआ दोस्तों, जो फ्रस्ट्रेशन था, जो गुस्सा था जनता का, जो संतोष था, उसको निकलने की जगह नहीं मिली कहीं। जनता सड़कों पर आ गई कहीं ना कहीं। लोकल स्थानीय जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, उन्होंने अपील की लोगों से, मैसेज सर्कुलेट कराए और जनता से कहा क्रांति करने का समय। जी हां दोस्तों, इससे क्या हुआ, सोशल मीडिया बैन तो हो गया, सोशल मीडिया बैन हो गया, लेकिन पूरा लोगों को कनेक्टिविटी बैन नहीं कर पाए आप। क्यों नहीं बैन कर पाए? क्योंकि बहुत सारे गेमिंग ग्रुप चल रहे थे, गेमिंग ग्रुप चल रहे थे, वहां पर जनता जुड़ी थी। वो सोशल मीडिया नहीं था, वो गेमिंग था। और गेमिंग प्लेटफॉर्म पे सोच सकते हैं, फेसबुक इंस्टा की बात नहीं हो रही यहाँ पर गेम कल्चर, गेम में 730,000 लोग, यानी मोटा मोटा 8 लाख लोग, 8 लाख जेनजी के लोग जुड़े थे उस पर। आप सोच सकते हैं बड़ा कम्युनिटी थी अपने आप में, 8 लाख एक ग्रुप में। और ऐसे कितने ग्रुप चल रहे हैं गेमिंग के, उनके 8 लाख जेनजी के बच्चे जुड़े हैं उसमें। 3 करोड़ की आबादी नहीं है उस देश की, बड़ा वर्क है दोस्तों। कहीं ना कहीं 2-3% लोग भी मिल जाए, विचारधारा फैल जाती है। जी हाँ, तो बैन ने क्या किया दोस्तों, असंतोष को बढ़ावा दिया और इससे जनता भड़क गई फाइनली। और सारे कारण तो पीछे थे ही थे, वहां पर सब रीजन थे ही थे। जनता को मौका मिला, जनता ने मौका मिला और जनता ने क्या किया, क्रांति कर दी देश के अंदर। खासकर जैनजी का नाम आया। जैनजी बताता हूं क्या होता है दोस्तों को जैनजी। तो जैनजी का नाम आया इस पूरी क्रांति में, लेकिन ऑफकोर्स क्रांति को लीड करने वाले वही लोग थे। लीडर नहीं था, इसलिए वो हिंसा हो गई। हिंसा आपने देखा कैसे कुरूप हो गई हिंसा अपने आप में दोस्तों। तस्वीरें बयां कर रही हैं अपने आप में। यूथ अगेंस्ट करप्शन था ही था दोस्तों। जैनजी मूवमेंट इन नेपाल आपने देखा ही देखा, कहीं ना कहीं था देश में। नए नेता उभर के आए। ये नेता नहीं है, तो क्रांतिकारी हैं। ये जो गुरुंग हैं या फिर बलदेव हैं या फिर ये निमछाने हैं, ये नेता निकल के आए। जैनजी पसंद करती है, जैनजी इनको नए नेपाल की आवाज है ये। इनको लगता है कि जैनजी की बात समझ सकते हैं ये लोग, वॉट एवर। तो क्रांति हुई दोस्तों। क्रांति का परिणाम ये हुआ कि एक दिन तो यहां पर गृह मंत्री ने कहा क्रांति का फायरिंग कर दो पुलिस से। पुलिस ने फायरिंग कर दी, 19 लोग मारे गए नेपाल के अंदर। 19 लोग जब मारे गए, उसके बाद जनता भड़क गई और सड़कों पे आ गई। वो जैनजी के साथ लोकल लोग भी सड़कों पे आ गए। केवल जैनजी का आंदोलन नहीं रह गया अभी, जिनके बच्चे मारे गए, जिनके बच्चों पे फायरिंग हुई, जिनके परिवार के लोग गए, या फिर बाकी लोग भी जोड़ने लगे जैनजी के इस मूवमेंट के अंदर। गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। और फिर जब क्रांति सड़कों पर आ गई, ये गृह मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चला, जनता सड़कों पर आ चुकी थी। अब उसकी आंदोलन केवल सोशल मीडिया का नहीं था, अब उसका आंदोलन था इस नए नेपाल के वादे का, जो 20 साल पहले सरकार ने किया था। नए नेपाल का वादा, एक विकसित नेपाल का वादा, एक नए नेपाल की चर्चा। जनता उससे नाराज थी और पूरा समर्थन मिला इस आंदोलन को जनता से, आम जनता से। और फाइनली जो कुछ हुआ आपके सामने है। हिंसा हुई और सरकारी इमारतों को, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया। देश के मंत्रियों को, सांसदों को, एमपीज को, उनकी वाइफ को, उनके परिवारों को चोट पहुंचाई गई, जो कि ऑफकोर्स जायज नहीं था किसी भी तरीके से। लेकिन हिंसा हुई वहां पर बड़े स्केल पर। आपने देखा वहां के वित्त मंत्री को ऐसे बुरा तरह मारा गया, फुटेज आई थी वहां पर कई सारी। वहां की जो विदेश मंत्री थी, जो ऑफकोर्स पूर्व नेपाल के पीएम की वाइफ भी हैं, उनको चोट पहुंचाई गई वहां पर। पूर्व नेपाल के पीएम को चोट पहुंचाई गई। नेपाल के पीएम को लगा मुझे चोट पहुंचाएंगे, निकल लो इस देश से बाहर या निकल लो इस जगह से बाहर। केपी ओली ने सत्ता इस्तीफा दिया और बाहर आ गए। यानी लॉलेस, ना पीएम है, ना संसद चल रही है, ना कुछ है, कंट्रोल किसी का है नहीं, पुलिस को ऑर्डर देने वाला कोई है नहीं वहां पर। तो क्या हुआ, जनता नियंत्रित हो गई। सेना ने कुछ काम किया नहीं और पूरी जनता ने आग लगा दी नेपाल के अंदर, किसी को नहीं छोड़ा। संसद भवन, जो नेपाल की प्रेस्टीज होती है, 10-20 साल बाद बनाए, संसद में क्यों आग लगाई आपने? क्योंकि भरोसा नहीं था संसद कुछ कर रही है आपके लिए। आपने आग लगा दी वहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय में, वहां आग लगा दी सरकारी दफ्तरों में आपने। क्यों? आपको भरोसा नहीं कि वहां सरकारें कुछ कर रही है। कोर्ट में आग लगा दिया आपने। ये दिखा रहा है कहीं ना कहीं जनता गुस्सा किस चरम पर था। चलिए, ऑफकोर्स जनता को अराजक तत्व भी होते हैं हमेशा, अराजक तत्व फायदा उठाते हैं इन बातों का। चलो अब आते हैं बात का नेपाल क्या। अब इसके बाद का नेपाल क्या दोस्तों, इसके नेपाल की चिंता क्या। अब नेपाल में इसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों, क्रांति हो गई, हटा दिया गया सबको सतपथ से। उसके बाद क्या, जला दिया देश। उसके बाद क्या, अब यहां पर एक नए पीएम का चयन हुआ है दोस्तों। एक नए पीएम को अपॉइंट किया गया, बताया सुशीला तिर्की जी, इनको चयन किया गया इनका। जैन जी ने कहा ये एक लीडर हैं जो कि करप्शन खिलाफ बढ़ती रही हैं, फेस हैं अपने आप में। हालांकि कुछ और नाम भी आए थे। बलदेव शाह जो नेपाल के मेयर हैं, जैन जी को सपोर्ट करते रहे आंदोलन में। लिमछाने जी जो पहले गृह मंत्री रह चुके हैं पूर्व सरकारों में, लेकिन इन पर करप्शन का आरोप लगा जेल में डाल दिया गया इनको। इनके क्रांतिकारी विचार थे काफ़ी। हालांकि लिमछाने जो हैं ये राजा समर्थक हैं, राजतंत्र पार्टी समर्थक हैं। ये चाहते हैं राजा आ जाए फिर से इस देश में, तो ये कुछ आलोचना भी है कहीं ना कहीं। और सोशल गुरंग की बात करें, ये मिस्टर गुरंग है जो इस पूरे जैन जी को लीड तो नहीं कहूँगा, लेकिन ऑफकोर्स बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है समाज में। यहाँ पर ये 2015 में जब भूकंप आया था
तब इन्होंने अपना सारा नौकरी वोकरी छोड़कर एक एनजीओ शुरू किया था नेपाल की मदद के लिए, हमी नेपाल एक एनजीओ किया। उसके बाद जब कोविड आया इनका काम और बढ़ गया, जनता में काफ़ी लोकप्रिय थे और इन्हीं की आवाज़ थी जेनजी को कॉल आउट करने की, जेनजी को बुलाने की। तो कहीं ना कहीं ये 4-5 नाम देखते हैं, पूरा आया नेपाल में नाम इनका। चलिए दोस्तों, अब आते हैं नेपाल की नई पीएम आ गई हैं। नई पीएम जो आई हैं इनके सामने क्या चुनौतियां हैं, इन नई पीएम के सामने क्या चुनौतियां हैं नेपाल में दोस्तों, उसकी चर्चा भी कर लें एक बार आपके साथ। क्या चुनौतियां हैं? तो चुनौती नंबर 1, पहली बात, नेपाल को फिर से रास्ते पे लाना, यानी कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना, कानून व्यवस्था बनी रहे नेपाल के अंदर, जंगल राज ना हो जाए कहीं ना कहीं। तो ऑफकोर्स सेना समर्थन दे रही है इसके लिए, इनको सेना की सहमति से बनी है पीएम, कहीं ना कहीं ये सेना सपोर्ट करेगी। कर्फ्यू लगा रखा है सेना ने काफी लंबे समय से यहाँ पर, 3-4 दिनों से। उसके अलावा और क्या चाहिए नेपाल में? दूसरी बात, नेपाल में इनकी चुनौती है यहाँ पर कि नेपाल की अर्थव्यवस्था टिकी है पर्यटन के ऊपर। पर्यटन पर टिकी अर्थव्यवस्था दोस्तों, पर्यटन पर टिकने के कारण क्या हुआ है यहाँ पर जो होटल था वो खत्म कर दिए, होटल पैलेस हिल्टन में आग लगा दी बच्चों ने यहाँ पर। या फिर यहाँ टूरिज्म को सुरक्षा नहीं मिलेगी, अगर टूरिस्ट के संग बदतमीज की गई यहाँ पर, तो जब उनको सुरक्षा नहीं मिलेगी तो आने वाले सालों में टूरिस्ट आएंगे भी नहीं। तो ऑफकोर्स दोबारा टूरिज्म को लेकर आना, टूरिज्म को लाना यहाँ पर बड़ी चुनौती होगी नेपाल की नई पीएम के साथ। तीसरी बात, संसद भंग कर दी गई है और ये वादा किया गया है कि 5 मार्च 2026 तक, यानी आप समझ सकते हैं, मुझे कहना चाहिए कुल मिलाकर 6 महीने के अंदर, 5 सितंबर से 5 मार्च, ऑलमोस्ट 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे इस देश के अंदर, दोबारा नई संसद बनी जाएगी यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर 6 महीने में चुनाव कराना, कम समय में देश को दोबारा संगठित करके चुनाव कराना बड़ा मुद्दा होगा अपने आप में। और एक चुनौती ये भी होगी कहीं ना कहीं कि नेपाल की राजनीति में फिर से करप्ट लोग ना आ जाएं। क्रांति जब जनता ने की है जिस उद्देश्य के साथ, वो फिर से करप्शन ना आ जाए सिस्टम के अंदर। करप्शन फ्री करना, सरकार को करप्ट फ्री करना भी बहुत जरूरी काम होगा, कि जो मुख्य मुद्दे थे वो था भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर, क्या वो खत्म हो पाएगा? जो असमानता थी नेपाली समाज में, असमानता, नेपाल की 30% जनता गरीबी रेखा के नीचे रहती है, बहुत बड़ी असमानता है समाज के अंदर। वहां पर नेपो किड्स बात चली थी, नेपो किड्स, ये नेताओं के बच्चे बहुत अमीर हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, सामान्य युवा गरीबी में जी रहा है अपना। तो ये असमानता जो है, जिसको नेपो किड्स के रूप में भी लोगों ने आइडेंटिफाई किया, ये लग्जरी लाइफ देखो इन बच्चों की, नेताओं के बच्चे हैं ये, और हम लोग गरीब बच्चों को देखो कैसे जी रहे हैं। तो ऑफकोर्स असमानता को दूर करना भी उनकी बड़ी चुनौती होगी नेपाल के सामने। भारत का रोल क्या दोस्तों पूरे मामले, भारत की चिंता, भारत का रोल की बात करें, भारत की बात करें तो भारत ने समर्थन दिया है नेपाल की नई सरकार को। पीएम मोदी ने कल कहा भी कि पहली महिला प्रधानमंत्री इस देश की, पूरा समर्थन करता है भारत। भारत की बेटी है एक प्रकार से, भारत की बेटी कहने का मतलब कहीं ना कहीं जो बीएचयू पढ़ी है वो भारत में पढ़ी है कुछ समय के लिए, तो भारत की बेटी कहने से, हालांकि भारत की बेटी कहा जब हमने उनको, तो नेपाल में लोग नाराज हो गए कि फिर भारत आगे इंटरफेयर करने हमारे मामलों में। तो ठीक है, पीएम ने इस बार अवॉइड किया भारत की बेटी कहना, लेकिन अल्टीमेटली भारत से उनकी जुड़ी है, उनकी कहीं ना कहीं उनके तार जुड़े हैं भारत से, पढ़ाई उन्होंने भारत में की है, बीएचयू पढ़ाई की उन्होंने दोस्तों यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर कोई दो राय नहीं है, सुशीला की उम्मीद करेंगे प्रशासन दे पाएंगी। भारत ने कहा है पूरा समर्थन दिया जाएगा सरकार को यहाँ पर, और उन्होंने भी कहा है कि वो उम्मीद करती हैं समर्थन मिलेगा भारत से उनको। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से देखा जाए तो भारत ने क्रांति का समर्थन तो नहीं, लेकिन हाँ क्रांति के बाद जो परिणाम आया है उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि चुनाव हो, संविधान अच्छा रहे, सरकार स्थिर रहे, ये हम चाहते हैं, समर्थन देगा भारत यहाँ पर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कुल मिला के नेपाल में शांति होती दिख रही है। लेकिन बड़ा सवाल वही है, क्या नया नेपाल बनेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? क्या कोई नए नेता आएंगे? 1-2 नेता हैं भी, क्या सोशल मीडिया के लोग नेता बनेंगे? क्या वो इन्फ्लुएंसर नेता बनेंगे? बड़ा सवाल वही है, क्या देश कौन चलाएगा? अभी क्रांति तो कर दी, क्रांति करना बहुत आसान होता है, किसी देश में क्रांति करना बहुत आसान होता है क्रांति के बाद के साइड इफेक्ट को देखना। दुनिया का इतिहास गवाह है कि जहां क्रांतियां हुई हैं, सरकारों को रातों रात पलट दिया गया है, वहां पर आने वाले 2-3 साल बहुत संकट वाले रहे हैं।